अस्सलाम वालेकुम, मैं मुदस्सिर कदीर और आप देख रहे हैं हेल्थ वेलनेस मुदस्सिर कदीर के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि सर्दियों का आगाज़ होने को है। सर्दियाँ एक हवाले से बताया गया है कि इस मरतबा बड़ी टफ़ गुज़रेंगी, ठंड बहुत ज़्यादा होगी। अगर ठंड बढ़ेगी तो उसके बाद मसाइल भी आएँगे और जिल्द के हवाले से क्या मसाइल हो सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे और मेरे साथ इस वक़्त मौजूद हैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर वक्कास अरकम और जो इस वक़्त तैनात हैं अलामा मेडिकल कॉलेज जिना हॉस्पिटल की डर्माटोलॉजी यूनिट 2 में। बहुत-बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें वक़्त दिया। और आप बताइएगा कि सर्दियाँ शुरू होने को हैं, तो सर्दियों में जल्द के अमराज़ जो होते हैं ना बढ़ जाते हैं। कौन-कौन से ऐसे अमराज़ हैं जो बढ़ेंगे और जिन पर हमें हिफ़ाज़त भी करनी है और जिनके लिए आगाही भी देनी है? जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया मुझे इस बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने का। क्योंकि सर्दियाँ इस साल जैसे कि आपने बताया कि बहुत ज़्यादा होने वाली हैं और गुज़िश्ता 8-9 साल से अगर हम देखें, तो जिस तरीके से चावल की फसल को जलाया जाता है, तो स्मोक बहुत ज़्यादा होती बिल्कुल है। होती है। तो साँस की मसाइल तो होते ही हैं, लेकिन जल्दी अमराज़ में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो जाता है। तो इसमें एक तो सर्दी के मौसम की अपनी वजूहात भी हैं, प्लस सोर्सेज़ भी हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल सोर्स हैं, बाकी हमारे एंडोजेनस एक्ज़िमास भी होते हैं। तो अब सबसे पहले अगर हम देखें, तो अगर हम सर से स्टार्ट करें, तो सबसे पहले खुश्की का बढ़ जाना, क्योंकि हम गर्म पानी से नहाना शुरू कर दें। और वैसे भी सेबोरिक डर्मेटाइटिस या खुश्की उर्फ़ आम में जिसे हम कहते हैं, सर में बहुत ज़्यादा हो जाती है और हमारे जिस्म पे भी आ जाती है। फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इस दौरान। और दूसरे नंबर पे आते हैं एक्ज़िमास। जैसे एक्ज़िमा का वीक भी मनाया जा रहा है, मंथ मनाया जा जी, रहा है, जी, बिल्कुल। तो आप जानते हैं इस चीज़ को। तो एक्ज़िमा के अंदर ये होता है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्ज़िमा में, 2 तरह के एक्ज़िमा हैं। हमारी खुराक के हवाले से भी होते हैं, हम जिस तरह की खुराक आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चा पैदा होता है, पैदाइश के साथ ही उसको हम डब्बे का दूध और ये इस तरह की चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं उनको, जो कि नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। कम से कम 2 साल तक माँ का दूध पे ही बच्चे को रखना चाहिए हमें, या 6 महीने तक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है, लेकिन हम पहले महीने की अलग खुराक है। तो जब शुरू से ही बच्चे के जिस्म में केमिकल जाएगा, तो उसकी बॉडी पे इसके असरात लाज़मी आएँगे और ये आजकल आप देखें, तो पहले ज़माने में तो तसव्वुर भी नहीं था इन चीज़ों का। तो अगर हम सिर्फ़ पहले एक्ज़िमा को ही देख लें स्पेसिफिकली, तो उसके अंदर बच्चों से शुरू होता है, जिनकी जिल्द खुश्क है आजकल, हर तीसरे बच्चे, दूसरे बच्चे की जिल्द खुश्क है। जब जिल्द खुश्क होगी, तो उसपे वो ख़ारिश करेगा, ज़ाहिर-सी बात है। ख़ारिश करने की वजह से वहाँ पे ज़ख्म बन जाएँगे, दाने पैदा हो जाएँगे। ज़ख्म के बाद उसमें बैक्टीरिया आएगा, वायरस आएगा और वो इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से बुज़ुर्गों को ख़ास तौर पर अपना ख़्याल रखना पड़ता है इस मौसम में, कि उनकी स्किन ऑलरेडी बहुत ड्राई होती है ठीक है। और उनकी स्किन में कोलेस्टेरॉल का लेवल काफ़ी कम हो जाता है, तो उनको भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है कि अपनी इस जिल्द के ऊपर कम से कम पेट्रोलियम जेली लगा के रखें, ताकि बैरियर स्किन का मेंटेन रहे। और जब वो हीटर के आगे बैठते हैं, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। बाज़ औक़ात लोग आग के आगे बैठे रहते हैं घंटों-घंटों, उससे बीमारियाँ जन्म लेती हैं टाँगों की ख़ास तौर पे और बहुत ज़्यादा दिल खुश्क हो जाती है हमारी। और जो बाकी ख़वातीन हैं, ख़ास तौर पे घरेलू ख़वातीन हैं, जब वो बर्तन धो रही हैं, उनसे उनके हाथों का एक्ज़िमा बहुत ही कॉमन है। आजकल आप जिस खातून से मिलेंगे, उसके हाथों में दाने बन रहे हैं, छाले बन रहे हैं और वो कहती हैं, हम जब भी कपड़े धोती हैं या बर्तन धोती हैं, तो हमारे हाथ नहीं ठीक हो पा रहे। बिल्कुल ठीक तो बात। उसके लिए सबसे पहले हमें बैरियर मेथड यूज़ करना है कि हम कम से कम दस्ताने पहने, या क्योंकि काम तो आपने करना ही है। बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से जो मज़दूर हैं, वो सीमेंट से काम करते हैं, सीमेंट के अंदर केमिकल होता है, उससे उनके हाथ खराब हो जाते हैं। इसी तरीके से आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, उसमें निकल बड़ा कॉमन है, हमारी ज्वेलरी यूज़ करती हैं, घड़ियाँ यूज़ करते हैं हम लोग, वो भी बड़ी एक रीज़न है। और हेयर डाई का तो बहुत ही कॉमन है, आजकल हर बंदा ही, बच्चे छोटे डिफरेंट कलर्स के हेयर डाई लगा रहे हैं, जिसमें काला पत्थर जो बहुत ही कॉमन यूज़ होता है, उसको पैराफिनाइलिन डाइमाइन भी कहते हैं, पीपीडी और फैम में जी। कहते हैं। उसकी वजह से भी एक तो आपकी स्किन पे कलर आता है, प्लस आपको एक्जिमा डेवलप होता ही है। तो और लोग कहते हैं जी कि हम मेहंदी लगा रहे हैं। आजकल वो मेहंदी तो रही नहीं, जो हमारे दादा के ज़माने में होती थी, दादी के ज़माने में। अब जो मेहंदी है, उनमें तरह-तरह के केमिकल केमिकल्स डालते आ हैं, रही है। ताकि रिज़ल्ट फ़ौरन चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो हमें ऑर्गेनिक की तरफ आना चाहिए, नेचर की तरफ आना चाहिए। अगर हम इन आर्टिफ़िशियल चीज़ों से दूर होंगे, तो हम एक्ज़िमा से बच पाएँगे, वरना ये बढ़ता ही जाएगा और मुझे नहीं लगता कि ये कंट्रोल हो पाएगा, क्योंकि एक तो एनवायरनमेंट में इतनी पॉल्यूशन है, तो ये सारी वजूहात हैं। फंगल इन्फेक्शन भी होती है सर्दियों में, खसूसी तौर पे जब जिल्द जो है वो ड्राई हो जाती है, उसके बाद फंगल इन्फेक्शन भी हो जाती है। फंगल इन्फेक्शन से कैसे बचना है? सर, फंगल इन्फेक्शन नॉर्मली सर्दियों में तो होती है, लेकिन नॉर्मली ना वो ह्यूमिडिटी में ज़्यादा होती है, जब ठीक है। नमी उसको मिले। बिल्कुल ठीक है। अब जैसे पिछले दिनों नमी का मौसम था, तो आप डबल रोटी भी एक दिन बाहर रख देंगे, तो उसमें दर्द लग जाएगी, फंगस तो होने लग असली जाएगी। असली। तो इंसानी जेल में भी बड़ी कॉमन है। फिर हम बहुत ज़्यादा एंटीसेप्टिक साबुन यूज़ कर रहे हैं आजकल, बॉडी वॉश आ गए हैं बड़े फैशन के तौर पे, जी हम बॉडी वॉश से नहा रहे हैं, फैशन समझते हैं लोग इस चीज़ को। तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी के जो अच्छे जरासीम खत्म हो जाते हैं, तो बॉडी पे बैलेंस नहीं रह पाता इन चीज़ों का, तो वो फंगस ग्रो कर रही है। फिर हमारे जॉब की है, उंगलियों के दरमियान फंगस हो जाती है, टाँगों के दरमियान, पसीने में रहते हैं लोग, नहाते नहीं है, लोगों का वर्किंग एनवायरनमेंट ऐसा है। फिर दूसरा लोग क्या करते हैं कि उस पे स्टीरॉइड लगाना शुरू कर देते हैं। बगैर किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने से लोग खुद ही उसके ऊपर ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, जी पड़ोसन ने कह दी ये लगा दो, तो फलाने ने कह दी ये लगा दो।
तो उसकी वजह से भी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। डॉक्टर साहब, अब क्योंकि सर्दी शुरू हुई है तो हमारे यहाँ पे एक मसला शुरू हो जाता है हर साल ही, अगर बढ़ता ही जा रहा है स्मोक। स्मोक के बारे से मैं ये सोचता था कि ये कोई जल्दी बीमारी नहीं है स्मोक की वजह से, ये सिर्फ इंसान की अंदर की बीमारी है, सांस की तकलीफों की वजह से। लेकिन थोड़ा सा तहकीक की तो मुझे तो पता लगा कि स्मोक जिल्द के ऊपर भी असरअंदाज हो जाती है। अब ये स्मोक जिल्द के ऊपर क्या असरअंदाज होती है और इससे कैसे बचना है, ये बताएं। देखिए सर, जिल पे तो देखिए केमिकल है जी। उसके अंदर, मौलक हुआ हुआ है हवा के अंदर, जो कि कार्बन है जिसको आग लगाई है हमने और वो इधर उधर जा नहीं पा रहा, तो वो बॉडी के ऊपर लगने से आपका कॉन्टेक्ट एलर्जी तो करेगा ही करेगा। उसके अलावा आपकी आंखों के ऊपर भी मसाइल पैदा करेगा। फिर हम उसके बचाव के लिए मास्क स्टार्ट कर देंगे पहनना। मास्क की अपनी कॉन्टेक्ट एलर्जी हो सकती है। आप मास्क को अगर हम रूटीन में पहन रहे हैं, ये सारे, तो ये सब कुछ चंबल में कन्वर्ट हो ही जाना है अल्टीमेटली। आपकी बॉडी पे कोई भी फॉरेन बॉडी लगेगी या आपको एक्जिमा मुसलसल रहेगा आपके साथ, तो आप उस पर खारिश करेंगे तो आपको एक्जिमा डेवलप होने ही होना है वहाँ पे। और उसका इलाज फिर आगे चलना ही चलना है, यानी कि स्मोक की वजह से एक्जिमा का एहतमाल रहता है। बिल्कुल लाजमी होगा। और ये जो गवर्नमेंट जिस तरीके से आजकल कंट्रोल कर रही है इसको, वो एक नई गन लेकर आए हैं और जितने भी भट्टे हैं उनको कंट्रोल कर रही है, तो हमें इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए गवर्नमेंट को इस हवाले से कि पहले तो हमने 2015 से पहले तो कभी सुना भी नहीं था लफ्ज़, हमने ये वो लफ्ज़ तो एक दिन सोए उठे तो पता लगा कि ये काम हो गया। हमने कहा ये अक्टूबर सितंबर में कौन सी हमारे पास धुंध आ गई। तो ये चीज़ें जो है, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है बैरियर, हम उस चीज़ से बचें, ठीक है। तभी हम अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे। बाकी दवाइयां तो देखिए कंट्रोल ही कर सकते हैं, एक्जिमा को हम कभी भी जिंदगी में ट्रीट नहीं कर सकते। कंट्रोल हो जाएगा, ठीक रहेगा, लेकिन जब भी आप अगर दोबारा उसी से कांटेक्ट में आएंगे तो फिर से आपको डेवलप हो जाएगी। बैरियर कौन से होने चाहिए? देखिए सर, बैरियर जैसे मैंने बताया कि आप दस्ताने पहने, अगर आप हाथों का एक्जिमा है या आप सीमेंट का काम कर रहे हैं तो आप कम से कम जो बड़े लॉन्ग शूज होते हैं वो पहने आप, वो ताकि एक तरह का पर्दा हाइड हो जाए आपके और उस चीज के दरमियान। दूसरा, खुराक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोसेस फूड, हम हर बंदा प्रोसेस फूड अच्छा लगता है। हम जब ग्रोसरी करते हैं बड़े बड़े डब्बे खरीद के लेके आते हैं और वो चीज़ें जितनी भी आप प्रोसेस चीज़ें लेंगे वो आपको अल्टीमेटली उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, उसके अंदर केमिकल्स हैं, वो उन्होंने अल्टीमेटली आपको एक्जिमा या एटोपिक में कन्वर्ट करना ही करना है। ये तो मैं देखता हूँ कि अमूमन जो मेरे दोस्त हैं डॉक्टर, सबसे ज्यादा प्रोसेस फूड तो वो खुद खाते हैं। ये देखें, ये एक बहुत ही अहम आपने सवाल किया है। तो अब सबसे पहले देखिए, एक तो हम मुआशरे में फंस चुके हैं इस तरीके से। हमें ऑर्गेनिक अगर हम जाएं, गुड़ लेने भी जाएं तो उसमें भी केमिकल, केमिकल देसी को घी रिएक्ट नहीं करता था। नहीं मिलता, तो हमें देसी घी भी बाजार से नहीं मिलता। तो अब बस समझें कि हम एक जगह ट्रैप हो गए। तो मिन हैसुल कौम हमें निकलना पड़ेगा इससे कि हम ये प्रोसेस चीज़ों से दूर हों और नेचुरली पुरानी चीज़ों की तरफ जाएं। तभी पहले ज़माने में आपने कभी सुना भी नहीं था ये कॉन्टेक्ट जो है एक्जिमा वगैरह। एक्जिमा वगैरह वो एक आम था, चंबर हो गई, चंबर हो गई, बहुत रेयर ठीक करते रेयर होता था। हाँ जी। तो वो ठीक भी हो जाती थी जल्दी। अब तो उसका प्रोसेस ही किस दिन या 2 वीक ज्यादा होता है उसका। बिल्कुल ऐसे ही है सर। बस मैं ये कि यही बात है कि आपको याद होगा जी, देसी घी बड़ा बुरा लोग कहते थे, आप कहते थे बहुत अच्छा है, आपको कहते सबसे अच्छा वही है। तो बस यही चीज़ों को हमें ख्याल रखना है कि हम नेचुरली चीज़ों को ही रखें, तो और जितने भी केमिकल से अपना को बचा सकें। डॉक्टर साहब, इस महीने की हिफाजत के हवाले से आप हेल्थ वेलनेस के जो नाजरीन है उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर, एक तो सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपके इदारे ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि अवेयरनेस आवाम को मुंतकिल हो, लोगों को पता चले। तो मेरा सिर्फ एक ही पैगाम है जो मैंने पहले भी आपको बताया कि हम अगर नेचुरल चीज़ों की तरफ चले जाएं और आर्टिफिशियल चीज़ों से दूर रहें। अगर हमारे बाल ड्राई वाइट हो रहे हैं तो उसको कबूल कर लेंगे, जी हमने उम्र गुजार ली अच्छी, लेकिन हम अभी भी 60 साल की उम्र में भी हम काले काले रंग लगाएं तो फिर हम कहेंगे जी हमारे चेहरे पे पिगमेंटेशन आ रही है, हमारे साथ एक्जिमा हो रहा है, वो छोड़ने को तैयार नहीं है। तो एज आपने गुजारी है, अल्लाह ताला ने आपकी अच्छी एज गुजार दी, तो हर जैसे 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ है ना, उस तरह आप एक एक स्टेज के हिसाब से जिंदगी को एंजॉय करें। और अगर आपने जैसे खवातीन है, ज़ाहिर है उन्होंने बर्तन धोने हैं, उन्होंने कपड़े धोने ही हैं, तो वो दस्तानों का इस्तेमाल करें, या अब जो सरफ हैं उनसे जितना ज़्यादा बैरियर रखेंगे आप उससे बचत हो जाएगी। और ऑर्गेनिक चीज़ें लें, प्योर चीज़ें इस्तेमाल करें। और अब जैसे स्मोक आ रही है तो उसमें मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि हम एक तो फेफड़ों के मसाइल से भी बचें और स्किन के हवाले से भी अपने आप को महफूज रख सकें। पैगाम के बाद सवाल तो नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन एक सवाल आ गया चलते चलते, ये बात जो आपने की सफेद बालों की, तो जो कम उम्र है, कोई 20 से लेकर 30 तक, 40 वाइट 50 से पहले पहले उनके जब बाल सफेद हो जाते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, अब अगर आपके भी सफेद बाल नजर आ, जी जी, देखिए अगर मैं अपनी एग्जांपल ही रखूं तो मुझे कोई टेंशन नहीं हुई आज तक कि मेरे बाल सफ़ेद हैं। मैं क्लास 5 में था, मेरे बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हो गए थे। अब अगर आप किसी भी क्लास में स्कूल में जाएंगे आपको तकरीबन 80% बच्चे सफ़ेद बालों वाले ही नजर आएंगे। कोई टैबू नहीं रहा ये चीज़। लेकिन हम चूंकि अभी भी उसी सोच से बाहर नहीं आ रहे कि यार मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। अगर हम इर्द गिर्द सबके बाल सफ़ेद हैं,
अगर एटलीस्ट उसमें आपको कुछ नजर आएंगी। बीमारी है क्या है? नहीं सर, प्री मेच्योर जो ग्रेइंग हेयर है ना, बीमारी नहीं है। ठीक है। इसकी वजूहात में सबसे जो इम्पोर्टेंट यही है कि हम नेचुरल चीज़ों से दूर हैं। बच्चा पैदा होता है हम उसको शैम्पू पे लगा देते हैं, पहले ऐसा नहीं होता है कुछ भी, हम इस तरह कोई काम नहीं करते थे। तो हम जितने केमिकल आप लगाएंगे, किसी की इवेंट आ गया उस पर हमने कलर कर दी, मेहंदी लगा ली, इन चीज़ों से अपने आप को बचाएंगे तो आपकी जल्दी बाल ग्रे नहीं होंगे। जब लगाएंगे तो सारे बाल ग्रे हो जाएंगे आपको। डॉक्टर विकास आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको बहुत वक्त दिया और बड़ी सब गुफ्तगू हमारे साथ आपने की। मैं मतलब फिर आपका शुक्रिया। और इसी के साथ ही मुझे मुदस्सिर कदीर को हेल्थ वेलनेस विद मुदस्सिर कदीर से दीजिए इजाजत।